दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज मैं आपको वो किस्सा सुनाऊंगा मुंबई का जो आप सब बड़ी बेसब्री से नेशनल मीडिया पे भी देख रहे होंगे, लेकिन अंदर की बातें जो अभी तक खुल के सामने नहीं आई हैं, वो पूरी की पूरा जो एक कॉन्स्पिरेसी बहुत बड़ी देश में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल अपहीवल, जिसको हम एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कह सकते हैं। महाराष्ट्र में सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के बाद शिवसेना का आपस में जंग, लड़ाई, बड़े लीडरों की एक दूसरे के खिलाफ मोर्चाबंदी, घेराबंदी और उसके साथ साथ केंद्र सरकार का रोल, केंद्र की एजेंसियों का रोल, किस तरह से शिवसेना को चारों तरफ से घेरा जा रहा है और एक तरह से आज के दिन में शिवसेना की अपनी होंद खतरे में नज़र आ रही है। ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके इशारे पे हुआ और आगे ये ऊँट किस करवट बैठेगा, ये बात आज करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो एक क्रिमिनल एलिमेंट इन्वॉल्व है इस पूरी दास्तां में, उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। शिवसेना के 56 एमएलए थे, 56, उनमें से 42 एमएलए इंक्लूडिंग स्पीकर और 4 मंत्री ये शिवसेना को एक तरीके से छोड़ के एक बागी खेमे जाके बैठ गए हैं गुवाहाटी में, असम में, जहाँ पे बीजेपी की सरकार है। उसके पहले ये सब लोग मुंबई से गाड़ियों में, बसों में बैठ के सूरत जाते हैं। वहाँ पे एक बीजेपी एमपी इनके रहने का इंतज़ाम करते हैं और एक स्पेशल फ़्लाइट से इनको गुवाहाटी ले जाया जाता है। अब देखिए ये लोग कौन है, 42 लोग जिन लोगों ने शिवसेना से बगावत की है। ये 42 में से 11 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी ईडी या इनकम टैक्स या दूसरे बड़े क्रिमिनल केसेस ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं। 11 लोगों को ईडी के, इनकम टैक्स के नोटिस मिल चुके हैं और 11 के अलावा 20 के करीब ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर महाराष्ट्र के डिफरेंट शहरों में, जहाँ जहाँ से वो इलेक्शन जीत के आए हैं, रहने वाले हैं, वहाँ पे क्रिमिनल केसेस भी दर्ज हैं, जिनमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रॉबरी, राइटिंग, धमकी देना, एक्सटॉर्शन, करप्शन, ये सब केसेस इनके ऊपर हैं। 42 में से 31 लोगों के ऊपर किसी ना किस्म का कोई ना कोई केस है और इस सब लोगों में से 4-5 को छोड़ के बाकी सारे करोड़पति, अरबोपति हैं और वो लोग हैं जो एक ज़माने में बड़ा हम्बल बिगनिंग किया था, बड़े छोटे लेवल से उठ के इतने मालदार हो गए कि हैरानी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस पूरे बगावत का नेता एकनाथ शिंदे थाने के रहने वाले हैं। एक ज़माने में थाना के जो स्ट्रॉन्ग मैन हुआ करते थे आनंद दिघे, जिनका एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, आनंद दिघे के साथ ये शख्स जुड़ता है आज से 4 दहाके पहले। आनंद दिघे वॉज द सुप्रीम लीडर ऑफ थाने। जब तक आनंद दिघे जिंदा थे तब तक इवन शिवसेना के बानी प्रमुख बाल ठाकरे ने कभी थाना में जाने की हिम्मत नहीं की थी। थाना में अपने जिंदा जी बाल ठाकरे ने एक भी रैली नहीं की थी, किसी इलेक्शन के दौरान नहीं गए थे। उसको कहा जाता था आनंद दिघे का किला। इतना पावरफुल था वो आदमी और हरमन प्यारा लीडर था, लोग उसको पूजते थे। लेकिन उसी शहर में एक आदमी था, एकनाथ शिंदे, ऑटो रिक्शा चलाया करता था, शिवसेना का मेंबर बना, वहाँ से आनंद दिघे के करीब आया, उसने इसको अपना ड्राइवर रख लिया।
बहुत साल इसने अनंत दिघे की गाड़ी चलाई और उसके करते करते बड़ा लीडर बन गया। अनंत दिघे की एक नेचर थी, वो गरीब लोगों का, छोटे तबके के लोगों का बहुत भला किया करते थे। पैसे वालों से थोड़ा दूर रहते थे, जहाँ उनके पैसे का इस्तेमाल तो हो जाता था लेकिन उनको कोई बड़ी पोस्ट ऑर्डर नहीं दिया जाता था। तो एकनाथ शिंदे स्कूटर चलाते चलाते, ऑटो रिक्शा चलाते चलाते अनंत दिघे के मरने के बाद थाना का अनडिस्प्यूटेड लीडर बन गया। उसके बाद अभी जब इलेक्शन हुई थी लास्ट, उसमें एक तरीके से एकनाथ शिंदे शिवसेना का सीएम कैंडिडेट भी था। लेकिन जब बीजेपी के साथ बात नहीं बनी, कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर शिवसेना ने सरकार बनाई, तो उद्धव ठाकरे को सीएम बनाया गया। अगर ये सरकार बीजेपी के साथ मिलकर बनती तो शिवसेना की तरफ से एकनाथ शिंदे सीएम के कैंडिडेट थे, ये सबको मालूम है। अब देखिए, बगावत कौन करता है? जिसकी बातें नहीं मानी जाती हों, जिसके साथ कोई भेदभाव किया जाता हो, जिसको उसकी जो उसका जो स्तर है, जो उसका लेवल है, उसके बराबर की पोस्ट ना मिलती हो, किसी की सीनियरिटी की इज्जत ना हो, किसी को खाने कमाने का मौका ना मिलता हो। अब देखिए, ये 42 लोग में से 31 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाल ठाकरे परिवार से, उनके मरने के बाद उनके बेटे उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के पाँव हाथ लगा लगा के, इनको माँ बाप बोल बोल के इतनी बड़ी कमाई की, शिवसेना से सब कुछ लिया, छोटे से लेवल से अरबोपति बन गए और आज वही लोग बगावत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो 14 लोग शिवसेना में बचे हैं, सीधे साधे लोग, अगर वो लोग बगावत करते तो समझ में आता कि उनको पैसा कमाने का मौका नहीं मिला, उनको प्रॉपर्टी बनाने का मौका नहीं मिला, उनको करप्शन करने का मौका नहीं मिला, उनको मंत्री नहीं बनाया गया, उनको किसी कॉरपोरेशन का चेयरमैन नहीं बनाया गया। वो लोग बगावत करते तो समझ में आता था कि उनके साथ बेइंसाफ़ी हो रही है, उनको इग्नोर किया जा रहा है। लेकिन ये खाते पीते, एक नंबर की करप्शन केसेस में इन्वॉल्व, क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व, भाई भतीजा बाढ़ में, इनमें से बहुत से लोगों की बीवियां भी कॉरपोरेटर हैं, कोई कहाँ एडजस्ट किया, किसी का बेटा एमएलए, किसी का बेटा एमपी। इवन एकनाथ शिंदे, जिसने उद्धव ठाकरे पे इल्ज़ाम लगाया कि उसने अपने बेटे आदित्य ठाकरे को इलेक्शन लड़वा के मंत्री बना दिया, वो तभी भूल जाता है एकनाथ शिंदे कि उसका अपना बेटा भी मेंबर पार्लियामेंट है। ये देखिए, इतनी इन लोगों की लालच है, इन लोगों को पैसे का, ताकत का। और वो शिंदे आज उद्धव ठाकरे, जिसकी वजह से वो है बना, उसको गद्दी से उतार के खुद मुख्यमंत्री बनना चाहता है बीजेपी की मदद से। लेकिन बीजेपी अभी पूरा रिस्क नहीं लेना चाहती। आपको याद होगा, एक बार पहले आधी रात का ड्रामा हुआ था, 46 घंटे 45 घंटे जिसका नाम था। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को साथ में लेके बीजेपी सरकार बनाने चली थी। आधी रात को गवर्नर को जगाया गया था और शपथ समारोह किया गया था, जिसमें फडणवीस चीफ मिनिस्टर बन गए और अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन के राजभवन में सब शपथ भी ले ली। लेकिन वो सरकार बनी नहीं, चली नहीं। वो कहीं ना कहीं एक सबक बीजेपी के पास है। आज बीजेपी खुल के सामने नहीं आ रही, लेकिन अंदर खाते दुनिया भर को पता है कि ये पूरी की पूरी गेम कौन खेल रहा है। इसमें बीजेपी का भला आज नहीं तो कल होगा, लेकिन महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान होगा। आज पूरे मुंबई में, पूना में, जलगांव में, औरंगाबाद में, थाना में बहुत से उन विधायकों के घरों जहाँ ऑफिस के ऊपर शिवसेना के वर्कर्स ने अटैक किया है, हमला किया है। और ये अगर कहते मरता क्या नहीं करता। अब जब शिव सैनिकों को ये लगेगा कि ये लोगों के पावरफुल होने से हमारी बाल ठाकरे की जो एक लीगेसी है, जो एक बैकग्राउंड है, वो ख़त्म होती नज़र आएगी, तो वो सड़कों पे उतरेंगे, बहुत नुकसान होगा।
अशांति फैलेगी, पॉलिटिकल इंटॉलरेंस फैलेगी और गुनाह होंगे। लेकिन आज जिस लेवल पे पहले शिवसेना ऐसे काम किया करती थी वो आज नज़र नहीं आई। कहीं ना कहीं शिवसेना वर्कर भी किसी न किसी असमंजस में है। देखिए, इतना बड़ा बगावत शिवसेना में आज तक नहीं हुई कभी। एक एक आदमी छोड़ के गए, छगन भुजबल छोड़ के गया, लेकिन उसकी इतनी मुखालफत हुई मुंबई में कि उसको अपना बेस नासिक बनाना पड़ा। उसके नारायण राणे गया। तो ये लोग, बहुत से लोग ऐसे छोड़ के गए, लेकिन उनका पॉलिटिकल फ्यूचर खड्डे में गया। राज ठाकरे छोड़ के गया, आज क्या है उसके पास, ना कोई एमएलए, 2-3 कारपोरेटर हैं। अब देखिए, गेम सिर्फ सरकार बनाने तक नहीं है। अभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इलेक्शन होने वाली है, जहाँ पे पिछले 25 सालों से शिवसेना काबिज है। बीजेपी उसको काबू करना चाहती है। वो काबू इसलिए कर सकती थी अगर शिवसेना कमज़ोर होती है। अभी आज के दिन में बीजेपी का मकसद शिवसेना को और कमज़ोर करना है, ताकि बीएमसी जो हिंदुस्तान की सबसे अमीर कॉरपोरेशन है, जिसका बजट हिंदुस्तान के 11-12 राज्यों से भी ज़्यादा है, उसको काबू करना है। वो जो होता है ना, मिल्किंग द काऊ, वो निचोड़ना है उसको, जो आज तक शिवसेना निचोड़ रही थी। तो ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। अभी कॉरपोरेशन काबू करेंगे, इनकी आपसी लड़ाई को लड़ने देंगे और बाद में बड़े आराम से महाराष्ट्र पे काबू करेंगे। ये बीजेपी का पुराना फार्मूला है। पंजाब में अकालियों के साथ हाथ मिलाया, आज अकाली पंजाब में ज़ीरो हो गए। हरियाणा में चौटाला के साथ हाथ मिलाया, आज उस आदमी की पार्टी का पता नहीं कहाँ है। उत्तर प्रदेश में मायावती के साथ हाथ मिलाया, आज मायावती की क्या हालत है आपको मालूम है। बिहार में जेडीयू से हाथ मिलाया, आज उनकी हालत क्या है आपको मालूम है। तो जहाँ जहाँ बीजेपी ने अपनी सहयोगी पार्टियों से एक ज़माने में छोटे भाई की तरह हाथ मिलाया था, आज उन सब को एकदम तहस तहस करके बीजेपी खुद स्ट्रॉन्ग हो रही है। ये चाणक्य नीति है जो बीजेपी अपना रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक जो सबसे खतरनाक बात है, अब जो ये करोड़पति लोग, अरबोपति लोग करप्शन में लिप्त, वो आदमी अगर आज शिवसेना छोड़ के बीजेपी के जाके शामिल होते हैं तो वहाँ पे जाके वो पाक कैसे हो जाएंगे। बीजेपी कोई मानसरोवर तो नहीं है जहाँ पे कौआ नहाएगा तो हंस बन जाएगा, सब पाप धुल जाएंगे। गंगा तो नहीं है। अगर है तो फिर बीजेपी का जो कहते हैं कि साफ सुथरी पार्टी, सबका विकास सबके साथ, ईमानदारी की राजनीति, सुशासन, वो सब खड्डे में मिल जाता है। तो ये एक खतरनाक डेवलपमेंट है। क्रिमिनल्स को उनको बचाने का लालच दे के अब जिन लोगों के ऊपर ईडी के केसेस हैं, जैसे प्रताप सरनायक, वो भी थाना का रहने वाला है। एक ज़माने में वो भी बहुत छोटा मोटा काम करता था, किसी ऑफिस में प्यून था, कुछ था। आज के दिन में उसको थोड़े दिन पहले 175 करोड़ रुपए का हेरा फेरी घोटाले का ईडी का नोटिस गया है। उसकी कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी बहुत बड़ी है, वीबा बिल्डर्स, तो उसको नोटिस गया हुआ है। इसी तरह अनिल परब, जो अभी बागियों के साथ नहीं है लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ है, उसको भी ईडी का समन चल रहा है। कल उसकी पेशी थी, शायद आज भी पेशी है। तो ये चारों तरफ से शिवसेना को घेरने की कोशिश हो रही, और 1-2 दिन में अगर सेंटर को लगता है कि इतने लोगों के बागी होने के बाद भी शिव सैनिकों का इतना बड़ा रिएक्शन नहीं हुआ, तो अगली कार्रवाई क्या होगी मैं आपको आज बता देता हूँ। आने वाले थोड़े से दिनों में जो संजय राउत, इनके बहुत बड़े स्पोक्स पर्सन हैं, उनके ऊपर और उद्धव ठाकरे की वाइफ रश्मि ठाकरे के क्लोज रिलेटिव्स के ऊपर, और ये भी हो सकता है उसके खुद के ऊपर, बहुत बड़ी ईडी की और इनकम टैक्स की गाज गिरेगी। ये पहली बार होगा कि ठाकरे परिवार के किसी सदस्य के ऊपर किसी भी एजेंसी का इतना बड़ा हमला होगा, और ये बहुत बड़ी चुनौती का घड़ी है बीजेपी शिवसेना के लिए। वो
बीजेपी जो एक समय शिवसेना का बी पार्टी थी, बी टीम थी, आज वो शिवसेना को टर्म डिक्टेट कर रही है। महाराष्ट्र जो एक ज़माने में सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज उसकी फाइनेंशियल हालत यूपी, बिहार, पंजाब से भी खस्ता होती नज़र आ रही है। ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है उस मुंबई महाराष्ट्र के लिए जो एक ज़माने में हिंदुस्तान की एक नंबर स्टेट हुआ करती थी। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे इस किस्म की बहुत सारी और घटनाएं महाराष्ट्र में होने वाली हैं। बीजेपी सरकार अभी इतनी जल्दी बनती नज़र नहीं आएगी, क्योंकि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें चेंजेस हो चुकी हैं। ये 42 लोग जो शिवसेना से बागी हुए हैं, इनको या तो बीजेपी या किसी और पार्टी में मर्ज होना पड़ेगा, अपनी आइडेंटिटी खोनी पड़ेगी, शिवसेना का लेबल छोड़ना पड़ेगा। अगर ये नहीं करते तो ये अपना एक स्प्लिंटर ग्रुप नहीं बना सकते, क्योंकि एंटी करप्शन लॉ में चेंजेस हो गई हैं। इन लोगों को रिज़ाइन करके नए सिरे से जीत के आना पड़ेगा, नहीं तो इनको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि वो ही असली ओरिजिनल शिवसेना पार्टी है। वो सिद्ध करना बहुत मुश्किल है। और इनमें से अगर 12-13 लोग टूट जाते हैं तो कांग्रेस और एनसीपी की मदद से फिर शिवसेना की सरकार चलती रहेगी। इतने मेंबर उनके पास हैं, तो काम इतना आसान नहीं जितना लगता है। लेकिन इसके साथ साथ महाराष्ट्र के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी नाकामयाबी गिनी जा रही है। इतनी बड़ी साजिश हो रही थी, 4 मंत्री और 38 एमएलए थाना के एक रिजॉर्ट में मिलते हैं। वहाँ से पुलिस प्रोटेक्शन में उनको महाराष्ट्र का बॉर्डर क्रॉस करवा के गुजरात में एंट्री दी जाती है और महाराष्ट्र पुलिस को इसकी खबर तक नहीं होती। ये बड़ी अजीब कहानी है। अगर होती भी तो क्या उद्धव ठाकरे इतना निकारा हो गया था, इतना असमंजस में था, इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इनको रोक नहीं सका? तो ये बहुत सारे सवाल हैं। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को अनसेटल्ड कैसे करना है, ये जो नई किस्म की योजनाएं बन रही हैं, कर्नाटका में सरकार कैसे बनाई गई, मध्य प्रदेश में कैसे बनाई गई, गोवा में कैसे बनाई गई, मिज़ोरम में, मेघालय में कैसे बनाई गई, ये आपके सामने है। आने वाले दिनों में इस किस्म के जो और कार्रवाइयाँ होगी। उसी तरह पंजाब में आपने देखा जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, पैसे वाले लोग थे, अरबोपति, जिनके सर के ऊपर ईडी की तलवार लटक रही थी, वो सब के सब पिछले दिनों बीजेपी में शामिल हो गए। उनमें से एक आदमी मल्टी मिलियनरी, वो आदमी संगरूर की इलेक्शन भी लड़ रहा है, बाई इलेक्शन मेंबर पार्लियामेंट की, और कोई बड़ी बात नहीं है कि कल रिजल्ट आने वाले में उसमें वो जीत भी जाए। तो ये बीजेपी की पहली जीत होगी मेंबर पार्लियामेंट की, पंजाब की संगरूर सीट से, जो सीट भगवंत मान ने एमएलए बन के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद खाली की थी। तो इस तरीके से हर राज्य में बीजेपी बाई हुक और क्रुक, फ्रंट डोर या बैक डोर एंट्री कर रही है। ये बहुत बड़ा देश के लिए खतरे की घंटी है। राज करना अपनी जगह है, लेकिन उसके लिए इस किस्म के हथकंडे अपनाना ये देश के कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान और देश के लोकतांत्रिक सिस्टम के खिलाफ जाता है। तो देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। कल और नई से कहानियाँ लेके फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।